लीलावती देवी महिला महाविद्यालय के ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद को प्रयोगवाद, व्यवहारवाद, उपयोगितावाद आदि के नाम से हम लोग जानते हैं। इंग्लिश में इसे प्रैग्मेटिज्म कहते हैं। अब प्रयोजनवाद की उत्पत्ति की बात की जाए तो प्रयोजनवाद की उत्पत्ति अमेरिका में हुई थी। अमेरिका के विषय में आप जानते ही हैं कि अमेरिका का निर्माण विभिन्न देशों से आए हुए व्यापारियों या निष्कासित लोगों या अधिक से अधिक मुनाफा कमाने वाले लोगों के द्वारा किया गया था, जो विभिन्न धर्मों को मानते थे। विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों की वजह से वहां पर कोई एक विशेष धर्म नहीं था, अंधविश्वास नहीं था और वो अधिक से अधिक प्रयोग पर बल देते थे। वह कोई भी कार्य करते थे जिसमें उन्हें सफलता मिलती थी, उपयोगी होता था तो उसे व्यवहार में धारण कर लेते थे, और यदि उपयोगी नहीं होता था, व्यवहारिक नहीं होता था तो उसको छोड़ देते थे। इसी वजह से अमेरिका का आज इतना विकास हो सका है। तो प्रयोजनवाद भी वैसा ही है, पूरी तरह प्रयोग पर आधारित है, जिसकी वजह से आज प्रयोजनवाद शिक्षा के क्षेत्र में काफी योगदान प्रदान करता है। अब हम बात करें प्रयोजनवाद के अर्थ की, तो अंग्रेजी के प्रैग्मेटिज्म शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के प्रैग्मा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है क्रिया, अर्थात वही सत्य है जो व्यवहारिक एवं जीवन उपयोगी है। दूसरे शब्दों में प्रयोगवाद वह विचारधारा है जो उन्हीं क्रियाओं, वस्तुओं, सिद्धांतों तथा नियमों को सत्य मानते हैं जो देश काल एवं परिस्थिति में व्यवहारिक है एवं उपयोगी। अर्थात प्रयोजनवाद का अर्थ है कि जो वर्तमान में उपयोगी है, व्यवहारिक है, वही सत्य है। अब बात करें प्रयोजनवाद के रूप के बारे में, तो प्रयोजनवाद को मुख्यतः 3 रूपों में विभक्त किया गया है। पहला है मानवतावादी प्रयोजनवाद, दूसरा है प्रयोगवादी प्रयोजनवाद, तीसरा है जीव विज्ञानवादी प्रयोजनवाद, जिसे हम प्राणी शास्त्रीय प्रयोजनवाद भी कहते हैं। बात करें मानवतावादी प्रयोजनवाद की, तो मानवतावादी प्रयोजनवाद मनुष्य की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को अधिक बल देता है, जिसमें मानवता के पक्ष पर बल दिया जाता है। दूसरा है प्रयोगवादी प्रयोजनवाद। प्रयोगवादी प्रयोजनवाद में के समर्थकों में से पियर्स का नाम सबसे आगे है। यह सभी प्रयोग पर बल देते थे। इनका मानना था कि सत्य वही है जिसका परीक्षण किया जा सके और परीक्षण करने के बाद उसका निरीक्षण किया जा सके। तीसरा है जीव विज्ञानवादी प्रयोजनवाद। जीव विज्ञानवादी प्रयोजनवाद के समर्थकों में सबसे पहले जॉन डीवी का नाम आता है। उनका मानना है कि मनुष्य को वातावरण के साथ अनुकूलन करना चाहिए। मनुष्य का जीवन संघर्षमयी है और उसमें जो कमजोर होता है वह समाप्त हो जाता है। जो अनुकूलन कर लेता है वातावरण के साथ, उसी का जीवन संभव है। तो जीव विज्ञानवादी मनुष्य के अनुकूलन पर, वातावरण के साथ अनुकूलन पर बल देते हैं। अब बात करें प्रयोजनवाद और शिक्षा की, मतलब प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए। तो प्रयोजनवादियों का मानना है कि शिक्षा एक सामाजिक कार्य है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो शिक्षा के द्वारा मनुष्य को सामाजिक कार्यों में कुशल बनाया जाना चाहिए। साथ ही उसमें प्रजातांत्रिक गुणों का विकास करना चाहिए ताकि वह समाज की और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। अर्थात शिक्षा ऐसी हो जो मनुष्य की आवश्यकताओं एवं उसमें प्रजातांत्रिक गुणों का विकास करने वाली। अब बात करें कि प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य कैसे होने चाहिए। प्रयोजनवाद ने शिक्षा के किन किन उद्देश्यों को महत्व प्रदान किया है। तो पहला है मूल्यों का निर्माण। प्रयोजनवादियों का मानना है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो मनुष्य में मूल्यों का निर्माण कर सके। मूल्यों के निर्माण से मतलब यह है कि जो भी आदर्श है, जो भी नैतिकता है, वह आदर्शवाद संबंधित ना हो, बल्कि ऐसे मूल्य जो वर्तमान समाज के लिए उपयोगी हो, जिनका वर्तमान समाज में हम प्रयोग कर सके। दूसरा है बालक का विकास। बालक के विकास पर बल दिया जाए तो प्रयोजनवादियों का मानना है कि बालक का अत्यधिक विकास किया जाना चाहिए, किंतु बाद में इसमें विरोधाभास उत्पन्न हो गया।
कुछ प्रयोजनवादियों का मानना था कि विकास कितना किया जा सके, कितना किया जाए, क्योंकि विकास के चरम पर पहुंचने के बाद विकास का अंत भी संभव है, विकास एक सीमा तक ही बढ़ सकता है। अब इसकी बात करें सामाजिक व्यवस्था की योग्यता। अगला उद्देश्य है सामाजिक व्यवस्था की योग्यता। प्रयोजनवादियों का मानना था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहते हुए उसके अंदर ऐसी कुशलता, ऐसी व्यवहारिकता होनी चाहिए ताकि वह समाज की व्यवस्था कर सकते। मतलब कि हम समाज में रहते हुए विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विद्यालय आते हैं और विद्यालय के द्वारा हम इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करते हैं जिससे हम उन आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकें। मतलब कि दोनों प्रकार से हमारी व्यवस्था सही सुचारू रूप से चलती रहे। इसके बाद है अगला उद्देश्य गतिशील निर्देशन। प्रयोजनवादियों का मानना है कि निर्देशन गतिशील होना चाहिए, क्रियात्मक होना चाहिए। यदि बालक को क्रियात्मक रूप से शिक्षण नहीं प्रदान किया जाएगा तो बालक की शिक्षा पूर्ण रूप से कुशल नहीं होगी। इसलिए उन्हें गतिशील निर्देशन देना चाहिए, क्रियाशील शिक्षा देनी चाहिए ताकि वह आगे बढ़ता रहे। इसके बाद है लचीले मस्तिष्क का विकास। प्रयोजनवादियों का मानना था कि बालक का जो मस्तिष्क है वो थोड़ा लचीला होता है, मतलब उसकी रुचियों, उसकी क्षमताओं, उसकी योग्यताओं के अनुसार शिक्षा प्रदान करना चाहिए। उस पर किसी प्रकार के मूल्य या किसी प्रकार के आदर्श को थोपा नहीं जाना चाहिए, यहाँ तक कि उसे पुस्तकीय ज्ञान नहीं प्रदान करना चाहिए, बल्कि उसकी रुचियों क्षमताओं के अनुसार उसे ज्ञान देना चाहिए। अब इसके बाद बात करें प्रयोजनवाद व पाठ्यक्रम की, कि प्रयोजनवाद के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा था या पाठ्यक्रम में उन्होंने क्या क्या शामिल किया है। तो सबसे पहले है बाल केंद्रितता। प्रयोजनवादी बालक को केंद्र मानते हैं। उनका मानना है कि बालक की इच्छाओं, आवश्यकताओं, रुचियों और क्षमताओं के अनुसार उसे शिक्षा देनी चाहिए। यदि वह विज्ञान के क्षेत्र में कुछ अच्छा कर सकता है या गणित के क्षेत्र में, ड्राइंग या हस्तकार के जिस क्षेत्र में वह अच्छा कर सकता है उस क्षेत्र संबंधी उसे शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। उसके बाद है उपयोगिता। उपयोगिता मतलब है कि प्रयोजनवादियों का मानना था कि शिक्षा वही देना चाहिए बालक को जो उसके लिए उपयोगी हो, मतलब पाठ्यक्रम में वही शामिल सब्जेक्ट किया जाए जो बालक के लिए उपयोगी हो। जैसे गृह विज्ञान, कृषि, गणित, शारीरिक प्रशिक्षण, स्वास्थ्य विज्ञान, ये सब ऐसे विषय रखे गए ताकि वह इनका उपयोग कर सके। वह ऐसे विषयों को महत्व नहीं प्रदान करते थे जो जीवन में उपयोगी ना हो। इसके बाद है क्रियाशीलता। प्रयोजनवादियों का मानना था कि जो विषय पाठ्यक्रम में शामिल किए जाएं वह क्रियाशील होने चाहिए, जिससे कि वह सामाजिक हो सके, उसमें सामाजिकता आ सके, प्रजातांत्रिक हो सके, मतलब प्रजातांत्रिक नागरिक जीवन में व्यतीत कर सके। क्योंकि जब तक मनुष्य क्रियाशील नहीं होगा, समाज में जाएगा नहीं, समाज के लोगों से इंटरेक्ट नहीं करेगा, तब तक उसमें सामाजिकता नहीं आएगी। इसलिए वह क्रियाशील होना चाहिए। इसके बाद है सानुबंधिता, या इसे आप एकीकरण भी कहते हैं। इनका मानना था प्रयोजनवादियों का कि पाठ्यक्रम में ऐसे विषय शामिल किए जाएं जो एक दूसरे से संबंधित हो, मतलब उनमें एकीकरण हो, एक विषय दूसरे से संबंधित हो, जुड़ा होना चाहिए, ताकि बालक उनको अच्छे से समझ सके। उन्हें अलग अलग पृथक करके न सब्जेक्ट देकर उनको एक साथ ही अध्ययन करने का मौका दिया जाना चाहिए। इसके बाद है अनुभव का सिद्धांत। अनुभव सिद्धांत से मतलब यह है कि पाठ्यक्रम में ऐसे विषय सम्मिलित किए जाएं जिससे उसे अनुभव प्राप्त हो सके और विद्यालयी जीवन में, शिक्षा के क्षेत्र में वह जो भी अनुभव प्राप्त कर सके, आगे जीवन में उसका वह उपयोग कर सके। इसके बाद है रुचि का सिद्धांत। रुचि के सिद्धांत के अनुसार प्रयोजनवादियों का मानना था कि पाठ्यक्रम में ऐसे विषय शामिल किए जाने चाहिए जिससे बालक अपनी रुचि के अनुसार विषयों का चयन कर सके। जिसमें उसकी रुचि होगी वह विषय वह चयन करेगा और उस पर वह अध्ययन कर सकेगा। इसके बाद बात करें प्रयोजनवाद और शिक्षण विधि की, तो प्रयोजनवादियों ने सबसे पहले सीखने के उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया के सिद्धांत पर बल दिया। इनका मानना था कि जो शिक्षण विधि होनी चाहिए वह सीखने के उद्देश्यों पर निर्भर होनी चाहिए, अर्थात बालक के जो सीखने के उद्देश्य हैं, जिसके लिए वह सीख रहा है, वह उन उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। दूसरा था क्रिया व अनुभव द्वारा सीखने का सिद्धांत। इस शिक्षण विधि में
प्रयोजनवादियों का मानना था कि बालक को अधिक से अधिक क्रिया करने का मौका दिया जाए, करके सीखने पर बल दिया जाए और अनुभव द्वारा सीखने पर बल दिया जाए। यदि बालक को हम सक्रिय रूप से पूरी सजगता के साथ सीखने का मौका देंगे तो वह ज्यादा अच्छे से उस कार्य को कर सकेगा और जो अनुभव वह प्राप्त कर सकेगा वह भावी जीवन में उनका प्रयोग करके सफलता प्राप्त कर सकेगा। इसके बाद है अगली विधि है एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण सिद्धांत मतलब यह है कि जो भी विषय उसे अध्ययन कराया जाए वह एक विषय से दूसरे विषय से क्या संबंध है उनको बताते हुए अध्ययन पर बल दिया जाए। एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट से क्या संबंध है यह उन्हें जोड़ते हुए बताया जाए ताकि वह उसे सफलता के साथ सीख सकें। इसके बाद है योजना विधि। आप सभी जानते हैं कि किलपैट्रिक महोदय ने योजना विधि अर्थात प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादन किया था। इनका मानना था कि किसी भी समस्या का समाधान करके सीखने पर हम उसे अच्छे से सीख सकते हैं। इसलिए प्रयोजन विधि को भी इन्होंने शिक्षण विधि में शामिल किया ताकि हम समस्याओं का समाधान आसानी से कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षक, विद्यालय, छात्र और इसके साथ इसके आगे सिद्धांत, इसके गुण दोषों का हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।